अध्याय 5 न्यायपालिका। अखबार पर नजर डालते ही आपको देश भर की अदालतों द्वारा किए जा रहे कामों की झलक मिलने लगती है। लेकिन क्या आप बता सकते हैं हमें इन अदालतों की जरूरत क्यों पड़ती है? जैसा कि आप इकाई 2 में पढ़ चुके हैं, हमारे देश में कानून का शासन चलता है। इसका मतलब है कि सभी कानून सभी लोगों पर समान रूप से लागू होते हैं और जब किसी कानून का उल्लंघन किया जाता है तो एक निश्चित प्रक्रिया अपनाई जाती है। कानून के शासन को लागू करने के लिए हमारे पास एक न्याय व्यवस्था है। इस व्यवस्था में बहुत सारी अदालतें हैं जहां नागरिक न्याय के लिए जा सकते हैं। सरकार का अंग होने के नाते न्यायपालिका भी भारतीय लोकतंत्र की व्यवस्था बनाए रखने में अहम भूमिका निभाती है। यह इस भूमिका को केवल इसलिए निभा पाती है क्योंकि ये स्वतंत्र है। स्वतंत्र न्यायपालिका का क्या मतलब होता है? क्या आपके पास की अदालत और नई दिल्ली में स्थित सर्वोच्च न्यायालय के बीच कोई संबंध है? इस अध्याय में आपको इन सवालों के जवाब मिलेंगे। न्यायपालिका की क्या भूमिका है? अदालतें बहुत सारे मुद्दों पर फैसला सुनाती हैं। वो ये तय कर सकती हैं कि शिक्षकों को विद्यार्थियों की पिटाई करनी चाहिए या नहीं। वे राज्यों के बीच नदियों के पानी के बंटवारे पर फैसला दे सकती हैं। वे किसी अपराध के लिए लोगों को सजा दे सकती हैं। न्यायपालिका के कामों को मोटे तौर पर निम्नलिखित भागों में बांटा जा सकता है। विवादों का निपटारा। न्यायिक व्यवस्था नागरिकों, नागरिक व सरकार, दो राज्य सरकारों और केंद्र और राज्य सरकारों के बीच पैदा होने वाले विवादों को हल करने की क्रियाविधि मुहैया कराती है। न्यायिक समीक्षा। संविधान की व्याख्या का अधिकार मुख्य रूप से न्यायपालिका के ही पास होता है। इस नाते यदि न्यायपालिका को ऐसा लगता है कि संसद द्वारा पारित किया गया कोई कानून संविधान के आधारभूत ढांचे का उल्लंघन करता है तो वो उस कानून को रद्द कर सकती है। इसे न्यायिक समीक्षा कहा जाता है। कानून की रक्षा और मौलिक अधिकारों का क्रियान्वयन। अगर देश के किसी भी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है तो वो सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय में जा सकता है। उदाहरण के लिए कक्षा 7 की किताब में आपने हाकिम शेख के बारे में पढ़ा था, जो खेतीहर थे। वो चलती हुई ट्रेन से गिरकर घायल हो गए थे। जब कई अस्पतालों ने उनका इलाज करने से इनकार कर दिया तो उनकी हालत काफी खराब हो गई थी। इसी मामले की सुनवाई के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने यह फैसला दिया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में प्रत्येक नागरिक को जीवन का मौलिक अधिकार दिया गया है और इसमें स्वास्थ्य का अधिकार भी शामिल है। फलस्वरूप न्यायालय ने पश्चिम बंगाल सरकार को आदेश दिया कि वो अस्पतालों की लापरवाही के कारण हाकिम शेख को जो नुकसान हुआ है उसका मुआवजा दे। सरकार को यह आदेश भी दिया गया कि वो प्राथमिक स्वास्थ्य व्यवस्था की रूपरेखा तैयार करे और उसमें आपात स्थितियों में रोगियों के इलाज पर विशेष ध्यान दिया जाए। स्वतंत्र न्यायपालिका क्या होती है? कल्पना कीजिए कि एक ताकतवर नेता ने आपके परिवार की जमीन पर कब्जा कर लिया है। आप एक ऐसी व्यवस्था में रहते हैं जहां नेता किसी न्यायाधीश को उसके पद से हटा सकते हैं या उसका तबादला कर सकते हैं। जब आप इस मामले को अदालत में ले जाते हैं तो न्यायाधीश भी नेता की हिमायत करता दिखता है। नेताओं का न्यायाधीश पर जो नियंत्रण रहता है उसकी वजह से न्यायाधीश स्वतंत्र रूप से फैसले नहीं ले पाते। स्वतंत्रता का ये अभाव न्यायाधीश को इस बात के लिए मजबूर कर देगा कि वो हमेशा नेता के ही पक्ष में फैसला सुनाएगा। हम ऐसे बहुत सारे किस्से जानते हैं जहां अमीर और ताकतवर लोगों ने न्यायिक प्रक्रिया को प्रभावित करने का प्रयास किया है, लेकिन भारतीय संविधान इस तरह की दखलंदाजी को स्वीकार नहीं करता। इसलिए हमारे संविधान में न्यायपालिका को पूरी तरह स्वतंत्र रखा गया है। इस स्वतंत्रता का एक पहलू है शक्तियों का बंटवारा। जैसा कि आपने पहले अध्याय में पढ़ा था, ये हमारे संविधान का एक बुनियादी पहलू है। इसका मतलब है कि विधायिका और कार्यपालिका जैसी सरकार की अन्य शाखाएं न्यायपालिका के काम में दखल नहीं दे सकती। अदालतें सरकार के अधीन नहीं है, न ही वे सरकार की ओर से काम करती हैं। शक्तियों के इस बंटवारे को दुरुस्त रखने के लिए ये भी महत्वपूर्ण है कि उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय के सभी न्यायाधीशों की नियुक्ति में सरकार की अन्य शाखाओं का कोई दखल न हो। इसलिए एक बार नियुक्त हो जाने के बाद किसी न्यायाधीश को हटाना बहुत मुश्किल होता है। न्यायपालिका की ये स्वतंत्रता अदालतों को भारी ताकत देती है। इसके आधार पर वे विधायिका और कार्यपालिका द्वारा शक्तियों के दुरुपयोग को रोक सकती हैं। न्यायपालिका देश के नागरिकों के मौलिक अधिकारों की रक्षा में भी अहम भूमिका निभाती है, क्योंकि अगर किसी को लगता है कि उसके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो अदालत में जा सकता है।
भारत में अदालतों की संरचना कैसी है? हमारे देश में 3 अलग-अलग स्तर पर अदालतें होती हैं। निचले स्तर पर बहुत सारी अदालतें होती हैं। सबसे ऊपरी स्तर पर केवल एक अदालत है। जिन अदालतों से लोगों का सबसे ज्यादा ताल्लुक होता है, उन्हें अधीनस्थ न्यायालय या जिला अदालत कहा जाता है। ये अदालतें आमतौर पर जिले या तहसील के स्तर पर या किसी शहर में होती हैं। ये बहुत तरह के मामलों की सुनवाई करती हैं। प्रत्येक राज्य जिलों में बटा होता है और हर जिले में एक जिला न्यायाधीश होता है। प्रत्येक राज्य का एक उच्च न्यायालय होता है। यह अपने राज्य की सबसे ऊंची अदालत होती है। उच्च न्यायालयों से ऊपर सर्वोच्च न्यायालय होता है। यह देश की सबसे बड़ी अदालत है, जो नई दिल्ली में स्थित है। देश के मुख्य न्यायाधीश सर्वोच्च न्यायालय के मुखिया होते हैं। सर्वोच्च न्यायालय के फैसले देश के बाकी सारी अदालतों में मान्य होते हैं। क्या विभिन्न स्तरों की ये अदालतें एक दूसरे से जुड़ी हुई हैं? जी हाँ, भारत में हमारे पास एकीकृत न्यायिक व्यवस्था है। इसका मतलब ये है कि ऊपरी अदालतों के फैसले नीचे की सारी अदालतों को मान्य होते हैं। इस एकीकरण को समझने के लिए अपील की व्यवस्था को देखा जा सकता है। अगर किसी व्यक्ति को ऐसा लगता है कि निचली अदालत द्वारा दिया गया फैसला सही नहीं है, तो वो उससे ऊपर की अदालत में अपील कर सकता है। अपील की व्यवस्था को समझने के लिए आइए एक मुकदमे पर विचार करें। ये राज्य दिल्ली प्रशासन बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य मुकदमा है, जो निचली अदालत से सर्वोच्च न्यायालय तक लड़ा गया। 1980 के फरवरी महीने में लक्ष्मण कुमार ने 20 वर्षीय सुधा गोयल से विवाह किया था। वे दिल्ली में एक फ्लैट में रहते थे, जहां लक्ष्मण के भाई और उसके परिवार भी रहते थे। 2 दिसंबर 1980 को सुधा की अस्पताल में मौत हो गई। वो जली हुई थी। सुधा के घर वालों ने अदालत में मुकदमा दायर किया। जब निचली अदालत के सामने ये मुकदमा आया, तो 4 पड़ोसियों को भी गवाह के तौर पर बुलाया गया था। पड़ोसियों ने अपने बयान में कहा कि 1 दिसंबर की रात को उन्होंने सुधा की चीख सुनी थी और मामला जानने के लिए वो बलपूर्वक लक्ष्मण के घर में घुसे। वहां उन्होंने देखा कि सुधा की साड़ी से आग की लपटें उठ रही थी। उन्होंने सुधा को एक बोरे और कंबल में लपेटकर आग बुझाई। सुधा ने उन्हें बताया कि उसकी सास शकुंतला ने उसके ऊपर मिट्टी का तेल डाला था और लक्ष्मण कुमार ने आग लगाई थी। मुकदमे के दौरान सुधा के परिवार वालों और एक पड़ोसी ने कहा कि सुधा के ससुराल वाले उसके साथ बहुत ज्यादा मारपीट करते थे। उनकी मांग थी कि पहले बच्चे के पैदा होने पर उन्हें एक बड़ी रकम, एक स्कूटर और एक फ्रिज दिया जाए। अपने बचाव में लक्ष्मण और उसकी मां ने कहा कि सुधा दूध गर्म कर रही थी, तभी उसकी साड़ी में आग लग गई। इन सभी बयानों और साक्ष्यों के आधार पर निचली अदालत ने लक्ष्मण, उसकी मां शकुंतला और सुधा के जेठ सुभाष चंद्र को दोषी करार दिया और तीनों को मौत की सजा सुनाई। 1983 के नवंबर महीने में तीनों आरोपियों ने इस फैसले के खिलाफ उच्च न्यायालय में अपील दायर कर दी। दोनों तरफ के वकीलों के तर्क सुनने के बाद उच्च न्यायालय ने फैसला लिया कि सुधा की मौत एक दुर्घटना थी। वो मिट्टी के तेल से जलने वाले स्टोव से जली थी। अदालत ने लक्ष्मण, शकुंतला और सुभाष चंद्र तीनों को बरी कर दिया। शायद आपको कक्षा 7 की किताब में महिला आंदोलन पर केंद्रित चित्र निबंध याद होगा। उसमें आपने पढ़ा था कि 1980 के दशक में देश भर के महिला संगठन दहेज हत्याओं के खिलाफ आवाज उठा रहे थे। उन्हें इस बात पर दुख था कि अदालतें इस तरह की घटनाओं में दोषियों को दंडित नहीं कर पा रही हैं। उच्च न्यायालय के उपरोक्त फैसले ने ऐसी जागरूक महिलाओं को काफी परेशान कर दिया। उन्होंने कई जगह धरने प्रदर्शन किए और उच्च न्यायालय के फैसले के खिलाफ सर्वोच्च न्यायालय में एक और अपील दायर कर दी। ये अपील इंडियन फेडरेशन ऑफ वीमेन लॉयर्स नाम की संगठन की तरफ से दायर की गई थी। 1985 में सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां और भाई को बरी करने के फैसले के खिलाफ अपील पर सुनवाई शुरू कर दी। वकीलों के तर्क सुनने के बाद सर्वोच्च न्यायालय ने जो फैसला दिया वो उच्च न्यायालय के फैसले से अलग था। सर्वोच्च न्यायालय ने लक्ष्मण और उसकी मां को तो दोषी पाया, लेकिन सुभाष चंद्र को आरोपों से बरी कर दिया क्योंकि उसके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं थे। सर्वोच्च न्यायालय ने दोनों आरोपियों को उम्र कैद की सजा सुनाई। विधि व्यवस्था की विभिन्न शाखाएं कौन सी हैं? दहेज हत्या का मामला समाज के विरुद्ध अपराध की श्रेणी में आता है। यह आपराधिक फौजदारी कानून का उल्लंघन है। फौजदारी कानून के अलावा हमारी विधि व्यवस्था दीवानी कानून या सिविल लॉ से संबंधित मामलों को भी देखती है। फौजदारी और दीवानी कानून के बीच फर्क को समझने के लिए नीचे दी गई तालिका को देखें। फौजदारी कानून ये ऐसे व्यवहार या क्रियाओं से संबंधित है जिन्हें कानून में अपराध माना गया है। उदाहरण के लिए चोरी, दहेज के लिए औरत को तंग करना, हत्या आदि। इसमें सबसे पहले आमतौर पर प्रथम सूचना यानी कि रिपोर्ट या प्राथमिकी दर्ज कराई जाती है। इसके बाद पुलिस अपराध की जांच करती है और अदालत में केस फाइल करती है। अगर व्यक्ति दोषी पाया जाता है तो उसे जेल भेजा जा सकता है और उस पर जुर्माना भी किया जा सकता है। दीवानी कानून
इसका संबंध व्यक्ति विशेष के अधिकारों के उल्लंघन या अवहेलना से होता है। उदाहरण के लिए जमीन की बिक्री, चीजों की खरीदारी, किराया, तलाक आदि से संबंधित विवाद। प्रभावित पक्ष की ओर से न्यायालय में एक याचिका दायर की जाती है। अगर मामला किराए से संबंधित है तो मकान मालिक या किराएदार मुकदमा दायर कर सकता है। अदालत राहत की व्यवस्था करती है। उदाहरण के लिए अगर मकान मालिक और किराएदार के बीच विवाद है तो अदालत ये आदेश दे सकती है कि किराएदार मकान को खाली करे और बकाया किराया चुकाए। क्या हर व्यक्ति अदालत की शरण में जा सकता है? सिद्धांततः भारत के सभी नागरिक देश के न्यायालयों की शरण में जा सकते हैं। इसका अर्थ है कि प्रत्येक नागरिक को अदालत के माध्यम से न्याय मांगने का अधिकार है। जैसा कि आपने पीछे पढ़ा है, न्यायालय हमारे मौलिक अधिकारों की रक्षा में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। अगर किसी नागरिक को ऐसा लगता है कि उसके मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है तो वो न्याय के लिए अदालत में जा सकता है। अदालत की सेवाएं सभी के लिए उपलब्ध हैं, लेकिन वास्तव में गरीबों के लिए अदालत में जाना काफी मुश्किल साबित होता है। कानूनी प्रक्रिया में न केवल काफी पैसा और कागजी कार्यवाही की जरूरत पड़ती है, बल्कि उसमें समय भी बहुत लगता है। अगर कोई गरीब आदमी पढ़ना लिखना नहीं जानता और उसका पूरा परिवार दिहाड़ी मजदूरी से चलता है तो अदालत में जाने और इंसाफ पाने की उम्मीद उसके लिए बहुत मुश्किल होती है। इसी बात को ध्यान में रखते हुए 1980 के दशक में सर्वोच्च न्यायालय ने जनहित याचिका PIL की व्यवस्था की थी। न्यायालय ने किसी भी व्यक्ति या संस्था को ऐसे लोगों की ओर से जनहित याचिका दायर करने का अधिकार दिया है जिनके अधिकारों का उल्लंघन हो रहा है। ये याचिका उच्च न्यायालय या सर्वोच्च न्यायालय में दायर की जा सकती है। न्यायालय ने कानूनी प्रक्रिया को बेहद सरल बना दिया है। अब सर्वोच्च न्यायालय या उच्च न्यायालय के नाम भेजे गए पत्र या तार को भी जनहित याचिका माना जा सकता है। शुरुआती सालों में जनहित याचिका के माध्यम से बहुत सारे मुद्दों पर लोगों को न्याय दिलाया गया था। बंधुआ मजदूरों को अमानवीय श्रम से मुक्ति दिलाने और बिहार में सजा काटने के बाद भी रिहा नहीं किए गए कैदियों को रिहा करवाने के लिए जनहित याचिका का ही इस्तेमाल किया गया था। क्या आप जानते हैं कि सरकारी और सरकारी सहायता प्राप्त स्कूलों में बच्चों को दोपहर का जो भोजन दिया जाता है उसकी व्यवस्था भी एक जनहित याचिका के फलस्वरूप ही हुई थी। दाईं ओर दिए गए चित्र को देखें और नीचे दिए गए विवरण को पढ़ें। चित्र 1, वर्ष 2001 में राजस्थान और उड़ीसा में पड़े सूखों की वजह से लाखों लोगों के सामने भोजन का भारी अभाव हो गया था। चित्र 2, सरकारी गोदाम अनाज से भरे पड़े थे। बहुत सारा गेहूं चूहों की भेंट चढ़ गया था। चित्र 3, इस स्थिति को देखते हुए पीपुल्स यूनियन फॉर सिविल लिबर्टीज PUCL एक संगठन ने सर्वोच्च न्यायालय में जनहित याचिका दायर की थी। याचिका में कहा गया था कि संविधान के अनुच्छेद 21 में दिए गए जीवन के मौलिक अधिकारों में भोजन का अधिकार भी शामिल है। राज्य की इस दलील को भी गलत साबित कर दिया गया। उसके पास संसाधन नहीं है। इसका आधार था कि सरकारी गोदाम अनाज से भरे हुए थे। तब सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया कि सबको भोजन उपलब्ध कराना राज्य का दायित्व है। चित्र 4, लिहाजा सर्वोच्च न्यायालय ने सरकार को आदेश दिया कि वो नए रोजगार पैदा करे, राशन की सरकारी दुकानों के जरिए सस्ती दर पर भोजन उपलब्ध कराए और बच्चों को स्कूल में दोपहर का भोजन दिया जाए। न्यायालय ने सरकारी योजनाओं के क्रियान्वयन के बारे में रिपोर्ट करने के लिए 2 खाद्य आयुक्तों को भी नियुक्त किया। आम आदमी के लिए अदालत तक पहुंचना ही न्याय तक पहुंचना होता है। अदालतें नागरिकों के मौलिक अधिकारों की व्याख्या में एक अहम भूमिका निभाती हैं। जैसा कि आपने उपरोक्त उदाहरण में देखा है, अदालत ने ही संविधान के अनुच्छेद 21 की व्याख्या करने के बाद ये कहा था कि जीवन के अधिकार में भोजन का अधिकार भी शामिल होता है। इसलिए अदालत ने राज्य को आदेश दिया कि वो दोपहर के भोजन की योजना, मिड डे मील सहित सभी लोगों को भोजन मुहैया कराने के लिए आवश्यक कदम उठाए। लेकिन अदालत के कुछ फैसले ऐसे भी रहे हैं जिन्हें लोग आम आदमी के लिए नुकसानदेह मानते हैं। उदाहरण के लिए गरीबों के आवास अधिकार जैसे मुद्दों पर काम करने वाले कार्यकर्ताओं का मानना है कि बस्तियों, झुग्गी झोपड़ियों को बेदखल करने के बारे में अदालत द्वारा दिए गए हाल के फैसले पुराने फैसलों के विरुद्ध हैं। हाल के फैसलों में झुग्गी वासियों को शहर में घुसपैठियों की तरह देखा जा रहा है। ओल्गा टिलिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमे में न्यायालय ने एक महत्वपूर्ण फैसला दिया था। इस फैसले में अदालत ने आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार का हिस्सा बताया। नीचे इस फैसले के कुछ अंश दिए गए हैं। इन्हें पढ़ने पर पता चलता है कि न्यायाधीशों ने जीवन के अधिकार को आजीविका के अधिकार से किस तरह जोड़कर देखा। अनुच्छेद 21 द्वारा दिए गए जीवन के अधिकार का दायरा बहुत व्यापक है। जीवन का मतलब केवल जैविक अस्तित्व बनाए रखने से कहीं ज्यादा होता है। इसका मतलब केवल यही नहीं है कि कानून के द्वारा तय की गई प्रक्रिया जैसे मृत्यु दंड देने और उसे लागू करने के अलावा और किसी तरीके से किसी की जान नहीं ली जा सकती। जीवन के अधिकार का ये आयाम है।
इस अधिकार का इतना ही महत्वपूर्ण पहलू आजीविका का अधिकार भी है, क्योंकि कोई भी व्यक्ति जीने के साधनों यानी कि आजीविका के बिना जीवित नहीं रह सकता। किसी व्यक्ति को पटरी या झुग्गी बस्ती से उजाड़ देने पर उसके आजीविका के साधन फौरन नष्ट हो जाते हैं। ये एक ऐसी बात है जिसे हर मामले में साबित करने की जरूरत नहीं। प्रस्तुत मामले में आनुभाविक साक्ष्यों से यह सिद्ध हो जाता है कि याचिकाकर्ता झुग्गियों और पटरियों पर रहते हैं, क्योंकि वो शहर में छोटे मोटे काम धंधों में लगे होते हैं और उनके पास रहने की कोई और जगह नहीं होती। वे अपने काम करने की जगह के आसपास किसी पटरी या झुग्गियों में रहने लगते हैं। इसलिए अगर उन्हें पटरी या झुग्गियों से हटा दिया जाए तो उनका रोजगार ही खत्म हो जाएगा। इसका निष्कर्ष ये निकलता है कि याचिकाकर्ता को उजाड़ने से वे अपनी आजीविका से हाथ धो बैठेंगे और इस प्रकार जीवन से भी वंचित हो जाएंगे। जबकि पहले वाले फैसलों जैसे 1985 में ओल्गा टेनिस बनाम बंबई नगर निगम के मुकदमों में दिया गया फैसला है में झुग्गी वासियों की आजीविका बचाने का प्रयास किया जा रहा था। न्याय तक आम लोगों की पहुंच को प्रभावित करने वाला एक मुद्दा ये है कि मुकदमे की सुनवाई में अदालतें कई साल लगा देती हैं। इसी देरी को ध्यान में रखते हुए अक्सर ये कहा जाता है कि इंसाफ में देरी यानी कि इंसाफ का कत्ल। इसके बावजूद इस बात से इनकार नहीं किया जा सकता कि लोकतांत्रिक भारत में न्यायपालिका ने एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। न्यायपालिका ने कार्यपालिका और विधायिका की शक्तियों पर अंकुश लगाया और नागरिकों के अधिकारों की सुरक्षा की है। संविधान सभा के सदस्यों ने एक ऐसी न्यायपालिका का बिल्कुल सही सपना देखा था जो पूरी तरह स्वतंत्र हो। यह हमारे लोकतंत्र का एक बुनियादी पहलू है।